अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एजाज़ ख़ान, F9 ट्यूटर एट तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी. स्टूडेंट्स, सिंस 2008 आई हैव बीन टीचिंग एट तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी और मैं MA1 MA2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड SBL पेपर्स पढ़ाता रहा हूँ. शायद आप लोगों के इल्म में हो कि हमने अभी जून 2023 में F9 के अंदर पाकिस्तान पोजीशन हासिल की है और इसी तरीके से पिछली अटैम्प्ट जो मार्च 2023 की गुजरी थी उसमें भी टॉप पोजीशन इन पाकिस्तान फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे एक स्टूडेंट ने सिक्योर की थी. इस सेशन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ड्यूरिंग द सेशन स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द पेपर, कि क्या गलतियां हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं और उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए और स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो ड्यूरिंग द सेशन इन बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और फिर जब आखिरी 10-15 दिन रह जाते हैं और वो सीरियस हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में, तो उस वक्त फिर वो रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं. फिर वो शायद उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी होती है और वो जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो उनके जहन में उस तरीके से नहीं बैठती हैं और वो गलतियाँ वो फिर दोबारा एग्ज़ाम में कर लेते हैं. तो हमने सोचा कि तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के प्लेटफॉर्म से हम ये एक ऐसा सेशन कंडक्ट करें जिसमें मैं एज अ ट्यूटर और मेरे साथ वो स्टूडेंट ज्वाइन करें जिसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, 91% उसने स्कोर किया है. वो भी मेरे साथ सेशन में हो ताकि वो भी आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें और उनको इनवाइट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि चूँकि आप भी स्टूडेंट हो तो वो आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करें जिससे आपने भी डायरेक्टली गुजरना है और उस प्रोसेस में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आपके साथ शेयर करेंगे. सो वी हैव मोहम्मद अली हु हैज़ स्कोर्ड 91% इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लेट मी टेल यू F9 का जो एग्ज़ाम है इसका पासिंग रेशो तो कदरे बेहतर है, 52% ग्लोबल पासिंग रेशो रहता है, लेकिन इसमें हाई मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है. वेरी रेयरली स्टूडेंट्स जो है वो 90s में इसमें स्कोर करते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, ग्रेट अचीवमेंट. और 91% स्कोर करके अली ने पाकिस्तान टॉप किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में. सो अली, वेलकम टू द सेशन. आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला. आपके भी एग्ज़ाम्स सितंबर में आने वाले हैं बट स्टिल यू टुक आउट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स. अली, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. अली, इससे पहले कि अली अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस अली के साथ शेयर करूं. मेरा एक स्टाइल जो टीचिंग का है वो ये है कि मैं इंकरेज करता हूं कि स्टूडेंट्स सवाल करें, क्योंकि एक टीचर के लिए जो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फीडबैक होता है कि स्टूडेंट की तैयारी कैसी है वो है सवाल का लेवल. कि जब स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कि उसकी तैयारी कैसी है. यानी अगर वो पहली क्लास है तो वो कैसे सवाल कर रहा है, अगर 1 महीने के बाद वो बैठा हुआ है क्लास में तो वो क्या सवाल कर रहा है, और आपको पता चल जाता है कि डे 1 और अभी जो सवाल का लेवल है उसमें चेंज आया है नहीं आया. सो ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, बट व्हाट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट वाज कि जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं वो ज़्यादातर जो सवाल करते हैं वो ये सवाल तो इनफैक्ट नहीं करते बल्कि वो कहते हैं सर दोबारा बता दें. लेकिन अली की ख़ास बात ये थी कि वो सवाल बहुत इन डेप्थ सवाल किया करता था एंड मुझे उससे आइडिया हो जाता था कि उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पंक्चुअल था, रेगुलर था. बाकी अली थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. आई एम मोहम्मद अली और मेरी न्यूमरस पोजीशंस इसमें ACC में आई हैं. FD में भी मैं हाई अचीवर्स था. मोस्ट ऑफ द पेपर्स में मेरी 90s में स्कोर किया है मैंने. F7 में 97% स्कोर किया था और इसी तरह अभी F9 में 91% स्कोर करी है और फर्स्ट पोजीशन इन पाकिस्तान. माशाल्लाह. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं व्यूवर्स वो सिर्फ स्कोर नहीं है. सबसे एक ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग और हिटिंग इन 90s, दैट इज़ अ साइन ऑफ योर कमिटमेंट लेवल, योर लेवल ऑफ फोकस, जो कि कामयाबी इंसान को दिलाती है. सो अली, सबसे पहले ये बताएं, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द लेटेस्ट अचीवमेंट दैट यू हैव?
फीलिंग वेरी वेरी गुड। मैं तो जब मैंने ये ईमेल मेरे पास आया तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ अटैम्प्ट्स में पोजीशन नहीं बन पाई। स्कोर्स अच्छा था, नहीं पोजीशन नहीं बन पाई, लेकिन इस बार जब बनी तो मैं बहुत सरप्राइज था और बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जब आप पेपर देकर आए थे तो what were you expecting from yourself? Were you expecting in 90s? And secondly, were you expecting that you will be ending up with a position? Yes, I was expecting in the 90s। मैंने जैसा आपको मैसेज भी किया था कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टिंग 90 प्लस। एक मेरे से मिस्टेक हुई थी जिसका मुझे रिग्रेट था कि जो मुझे आता था पर मैं वो मिस्टेक करके आ गया, तो जिसको उसका रिग्रेट था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग 90 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर F9 क्या रही? मतलब आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ज़रा उनको बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, यानी क्या डूज एंड डोंट्स थे जो आपने फॉलो किए जिसकी वजह से यू एंडेड अप विद दीज मार्क्स। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैंने बात देखी है कि इट्स अ बिट थियोरेटिकल पेपर, लाइक 65% आपके पास थ्योरी आएगी एग्ज़ाम में। तो उस थ्योरी को डील करने के लिए आपको एक तो ऑब्वियसली टीचर्स की गाइडेंस होती है, उसके बाद आपको स्टडी टेक्स्ट अच्छी तरह से रीड करना वो ज़रूरी है। आपको स्टडी टेक्स्ट मैं जो प्रेफर करता हूँ कैप्लान करता हूँ, बिकॉज कैप्लान डिटेल्ड है, बीपीपी थोड़ी सी शॉर्ट है, बट कैप्लान इनफ डिटेल है कि आप उससे जो है थ्योरी के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो एक तो स्टडी टेक्स्ट को अच्छी तरह रीड करें ताकि आपको जो है वो थ्योरी में वहाँ पे पेपर में इतना इशू ना हो, और सेकंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जो F9 है वो थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये स्कोर हाई अचीव कर पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ी, सब कुछ किया, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। तो जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे ना, उन्होंने जब टेक्निकल नॉलेज में गए तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो एंडेड अप इन लो मार्क्स। अच्छा अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द स्टडी टेक्स्ट कम्प्लीटली, जो कि वाकई आप सही कह रहे हैं, स्टडी टेक्स्ट इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और आप जब रीडिंग की आपकी स्किल डेवलप हो जाती है तो ऑब्वियसली एग्जाम में भी आपको सवाल पहले पढ़ना है, फिर समझना है और फिर सॉल्व करना है। सो वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टडीज़? क्या इस पेपर के अंदर प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस है या नहीं है? ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी, इसी से कि किसी भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है ही है। प्रैक्टिस के बगैर आपके CRQs नहीं हो सकते। अगर आपने CRQs की इनफ प्रैक्टिस नहीं की हो तो आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में जाके आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो CRQs की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट की प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। ACCA के जो पास एग्ज़ाम्स में जो उसके ACCA पोर्टल पे अपलोड है वो भी आपने ज़रूर करना है। तो आप जब प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आपकी स्ट्रेटजी होती क्या थी? फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है और आपने उसकी क्वेश्चंस को पिक करना है कि मुझे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप क्या करते थे, और फिर ड्यूरिंग द क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होते थे तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी? लाइक अगर हम जैसे एक टॉपिक देखें इन्वेस्टर अप्रेजल जो कि एक मेजर टॉपिक है F9 का, और CRQs भी 99% कंफर्म में आता है। तो अगर उसकी CRQs की बात करें तो जैसे उसका CRQ पहले तो जैसे लेक्चर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपको अगर बीच में प्रॉब्लम हो, अगर हो भी तो वो पीछे आंसर की तरफ नहीं जाना पड़े। तो आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद CRQs जो न्यू CRQs जो सर ने आपको नहीं कराया वो आप अटैम्प्ट करें। अगर कोई इशू होता भी है ना तो आप अपना खुद माइंड यूज़ करें कि इसको क्या करना चाहिए, इसके साथ ये इसको मतलब किस तरह सॉल्व करना चाहिए। अगर कोई मसला नहीं है, अगर वो गलत भी होता है कोई इशू नहीं है, आप उसको खुद से सॉल्व करें, पीछे आंसर की तरफ ना जाएं, किट के आंसर नहीं देखें, आप उसे खुद सॉल्व करें, जो आपके माइंड में आता है वो करें। अच्छा ये आपने कर दिया जो उसकी थ्योरी के लिए, वो जो है कैलकुलेशन के लिए। अच्छा नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट के लिए आप स्टडी टेक्स्ट से पहले से पढ़ लें, जो है एक बार आपने पढ़ लिया, जैसे कोई भी चीज़ है टॉपिक है आपने स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लिया, उसके बाद स्टडी टेक्स्ट बंद कर दी, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया, कैलकुलेशन किया, नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट भी खुद से लिखी, फिर उसके बाद आप अपना जो आंसर है और वो एग्जामिनर आंसर को कंपेयर करें। जो कैलकुलेशन में होंगी वो चीज़ें तो आपको वैसे ही दिख जाएंगी कि ये मैंने मिस्टेक करी है, आप उसे सीखें,
कि मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट में मसला हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अगर नॉलेज में रिक्वायरमेंट में जो है जो थ्योरी है उसके आप कुछ जो पॉइंट्स जो हैं अपने और एग्जामिनर के मैच करें कि एग्जामिनर ने ये पॉइंट्स लिखे हैं मैंने नहीं लिखे, एग्जामिनर ने ये हेडिंग्स डाली हैं इस हेडिंग्स में लिखी मैंने ये नहीं लिखी, तो उस तरह आप सीखें, इसी तरह आपकी लर्निंग होती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ कि वो क्या करते हैं गलती, पहली बात ये कि अपनी नॉलेज पूरी किए बगैर वो सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका कम करेगा। तो उससे क्या होता है कि जब सवाल के बीच में कोई ऐसा पार्ट आ जाता है जिसके लिए नॉलेज चाहिए थी और वो नॉलेज आपने ग्रैब नहीं की थी, तो अब जब आप उसमें फंसते हो तो आपको ये लगता है शायद आप इस काबिल ही नहीं हो क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जबकि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने वो नॉलेज हासिल ही नहीं की। सेकेंडली फिर क्या होता है वो क्वेश्चंस को ब्रेक करके सॉल्व कर रहे होते हैं, पीछे देखा फिर करना शुरू किया, तो क्या होता है जब क्वेश्चन ख़त्म भी हो जाता है तो वो एक फॉल्स किस्म का जो है ना वो आपके दिमाग में अपने बारे में ओपिनियन बिल्ड करता है कि शायद आपको सवाल या तो आता है या नहीं आता। दोनों केस में ये सही इंप्रेशन आप अपने बारे में कायम नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप वो सवाल पूरा कंप्लीटली पहले सॉल्व करते हो, लाइक यू डू इट इन द एग्जाम, पूरा सॉल्व करते हो, और जब सॉल्व कर लो उसके बाद जब आप उसको चेक कर रहे हो तो चेक इट लाइक एन एग्जामिनर, राइट, और उसको आप चेक करो और आप अपनी गलती आइडेंटिफाई करें, अपनी गलती कि आपकी गलतियाँ थी क्या, और उसको फिर ठीक करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करें कि अब ये वाली गलती थी तो उसको मैं कैसे ठीक करूं। फॉर एग्जांपल अगर नॉलेज ही नहीं थी तो नॉलेज हासिल करें, अगर आपको लगता है कि नॉलेज तो थी बट अप्लाई सही से नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम हुई, टाइम प्रेशर था, क्या चीज़ थी, किस चीज़ ने आपको रोका उसको अप्लाई करने से, तो उसको आप ठीक करें। अच्छा ये बताएं कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को F9 के अंदर स्कोर करने से रोकती? मैंने ये अपने फ्रेंड्स में भी देखा है कि अगर उन्होंने जो मार्क्स जो लूज़ करे हैं वो अगर उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे भी थे वो MCQs में करें, MCQs और केस OTQs में। CRQs फिर भी हैंडल हो जाते हैं क्योंकि अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो तो आपको CRQs में इतना इशू नहीं होगा। MCQs और केस OTQs में वो कुछ MCQs होते हैं उसमें वो टेक्निकल नॉलेज में जाता है, इन डेप्थ जाता है, तो वहाँ कुछ स्टूडेंट जो है वो नहीं कर पाते सॉल्व। तो उसके लिए आप लोग एक तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, यानी कोई रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप टीचर से क्वेश्चन करें, आप जाएं टेक्निकल नॉलेज में कोई चीज़ अगर जैसे कोर्स का कंटेंट नहीं भी है लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आप करें सर से, और इन डेप्थ में जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप करें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करें, तो जब भी आप ये हाई स्कोर कर पाएंगे। क्यों मैंने मोस्टली यही देखा जो लूज़ करते हैं वो MCQs और केस OTQs में करते हैं। तो आप व्हाट वुड यू सजेस्ट हाउ टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स? फॉर एग्जांपल ठीक है सवाल टीचर से करेंगे लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त जो है ना वो किस तरह की प्रैक्टिस स्ट्रेटजी रखें कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो आप OTQs और MCQs में से मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकें? एक तो ऑब्वियसली ये कि किट्स आप दोनों करें, कंप्लीट करें, और उसके आंसर्स पहले से ना देखें, आप अटैम्प्ट करें, अपना माइंड यूज़ करें। असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जब उनसे नहीं होता ना वो पीछे से आंसर देख लेते हैं। अपना माइंड यूज़ करें ताकि आपके माइंड को कुछ नई चीज़ करने के लिए, नया कोई कुछ देख के सॉल्व करने के लिए एबिलिटी आए। अब अपना माइंड यूज़ करें कि आप क्या कर पाते हैं। अगर ठीक है नहीं होता सही फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप माइंड अपना यूज़ करें ताकि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो। सेकेंड थिंग, जो MCQs और केस OTQs में बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करें, इनफ टाइम उसे दें पेपर में। मैंने ये मिस्टेक करी थी F5 के एग्ज़ाम में कि मैंने केस OTQs और MCQs बहुत जल्दी कर दिए थे, लाइक 40 मिनट्स में मैंने दोनों कर लिए थे। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो MCQs और OTQs कुछ मेरे रॉन्ग हुए जिसकी वजह से मैं हाई स्कोर नहीं कर पाया। अभी भी F9 के एग्ज़ाम में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स ने यही मिस्टेक्स करी कि MCQs OTQs जल्दी करे CRQs के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो CRQs तो हो गए लेकिन MCQs OTQs गलत हो गए, और MCQs OTQs में तो आपके 2 मार्क्स चले जाते हैं, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता अगर कोई आंसर रॉन्ग है। तो इनफ टाइम। यस, वो कहते हैं ना हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो अगर आप जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड यू आर सो मच इन अ हरी टू रश टू द आंसर कि भाई आंसर जल्दी मैं टिक कर दूँ, तो उसमें गलती हो जाती है। हाँ, एंड इसकी मेजर वजह होती है कि जब आप पेपर को करते वक्त प्लानिंग नहीं करते कि आपके पास टाइम कितना है और आपके पास एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना है। तो उसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आपको पता है कि आपके एक MCQ के 2 मार्क्स हैं, राइट? अच्छा, यू हैव टोटल ऑफ 100 मार्क्स एंड टू स्कोर 100 मार्क्स यू हैव 180 मिनट्स। सो ऑन एवरेज यू हैव 1.8 मिनट्स फॉर एवरी मार्क।
तो आपके पास 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स हैं. सो अगर 2 मार्क्स का MCQ है तो इसका मतलब यू हैव 3.6 मिनट्स ऑन एवरेज. अब कुछ क्वेश्चंस में 3.6 से ज़्यादा लग जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो 3.6 से कम पे होंगे, राइट. सो अगर 3.6 मिनट्स आपके पास हैं तो बिला वजह वो 3.6 मिनट्स के टाइम को 1 मिनट पे लाकर आप इस जल्दी में सवाल सॉल्व कर रहे हो कि मेरा आंसर जल्दी आ जाए, तो उसमें आप मिस्टेक कर जाते हो और आप कुछ ना कुछ ओवरलुक कर जाते हो. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अपनी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी देखें, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं. उससे आपको पता चलेगा कि आपने मार्क्स कहाँ लूज़ किए हैं. MCQs में लूज़ किए हैं, CRQs में लूज़ किए हैं. MCQs में लूज़ किए हैं तो क्यों किए हैं, CRQs में, वो आप अपना खुद सेल्फ एनालिसिस करें. और जो आपने मिस्टेक्स करी प्रीवियस एग्ज़ाम में वो कोशिश करें कि आप ना करें. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने F5 में ये मिस्टेक करी थी, वो मैंने ट्राई किया कि मैं F9 में उसे रिपीट ना करूं. तो अपनी मिस्टेक से सीखें. अच्छा, डू यू थिंक देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एग्जामिनर आर्टिकल्स? जो टेक्निकल आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, क्या उनकी हेल्प मिलती है, पढ़ने चाहिए? यस, ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे CAPM वर्सेस WAC सर भी हमें देते हैं कि ये आप रीड करें और उसका बहुत बेनिफिट होता है. उसके बाद जो अगर CRQ में आती है रिक्वायरमेंट तो फिर वो लिखना कोई इशू नहीं हो रहता, क्योंकि 8-10 मार्क्स की आती है. जब सर जो पूरा आप टेक्निकल आर्टिकल लिखने के लिए देते हैं तो वो इट्स अ बिट लेंथी, तो फिर आपको वो इशू नहीं होता. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दोनों पार्ट्स में हेल्प करते हैं, एक तो CRQs में भी ऑब्वियसली और MCQs में भी, और जो हैं भी वो एग्जामिनर के लिखे हुए, तो वो आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है. अच्छा, अब ये बताएं कि यू हैव बीन विद मी फॉर 2.5 months approximately. So in these 2.5 months, what was or what were the best things जो आपको लगा कि जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो जो की टेक अवेज थे, बेस्ट चीज़ें थी, वो क्या थी? अच्छा, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप मेरी तारीफ़ करो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो मैं अभी भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो उनको भी पता हो कि यार ये प्लस पॉइंट्स हैं और इन प्लस पॉइंट्स को कैपिटलाइज किया जाए, उसको अपने एग्ज़ाम में बेनिफिशियल बनाया जाए. एंड इफ़ देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग या कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ थी तो वो क्या थी? तो प्लस एंड माइनस उस पूरे सेशन का मुझे बताओ. बेस्ट पॉइंट्स तो सर यही थे कि सर जो है रोड लर्निंग की तरफ नहीं लेके जाते. आपको अगर कोई फार्मूला भी हो ना, उसकी पूरी डेरिवेशन आपको सिखाते हैं, फार्मूला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, जो कि मोस्टली टीचर्स नहीं बताते. जैसे रिसीवल कलेक्शन पीरियड हुआ, रिसीवल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 365, ये टीचर ने बता के निकल जाते हैं. लेकिन सर पूरे उसकी डेरिवेशन बताते हैं कि इसको क्यों डिवाइड किया, ये कैसे हुआ. तो पूरा एक फार्मूला आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं. कोई फार्मूले की तरफ आपको रोड लर्निंग या आपने फार्मूला याद करना है ऐसा नहीं करते, पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं. ये प्लस पॉइंट्स है. और माइनस तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है. कुछ भी ऐसा कि जो आपको लगा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव था और हमें जो है ना इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, कुछ भी ऐसा? नहीं, आई डोंट थिंक सो. हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में असल में इस जो असिस्टेंट टीचर था सर के पास अवेलेबल नहीं था, तो वो थोड़ा सा इश्यू था, बट वैसे कुछ. अच्छा, अब आप बताएं कि व्हाट विल बी योर फाइनल एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू सिट इन सितंबर 2023. अच्छा, अब मैं आपको कैटेगराइज करके ही बता देता हूँ. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दे आर जस्ट लुकिंग टू पास द एग्जाम, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट स्कोरिंग हाई मार्क्स, राइट? So firstly, what will you suggest for those who just want to pass their exam? And secondly, what will you suggest for those जो कि आपकी जगह उसी तरह की पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं, यानी हाई मार्क्स लेना चाहते हैं? पहले तो मैं थोड़ा सा कोर्स पे बात कर लेता हूँ कि आपके जो है CRQs में एक जो है इन्वेस्टर अप्रेजल का कंफर्म है, वो आपके पास आएगा. सेकंड, आपके पास या तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ सकता है या वर्किंग कैपिटल से आ सकता है. ये CRQs का हो गया. और KSOTQs में रिस्क मैनेजमेंट का और बिजनेस वैल्यूएशन का ये कंफर्म है. तो अगर आप यही मार्क्स देखें, इन्वेस्टर अप्रेजल का 20 मार्क्स और बिजनेस वैल्यूएशन के 10 मार्क्स और रिस्क के OTQ के 10 मार्क्स, तो 40 मार्क्स. तो अगर ये आप एरियाज़ ये अच्छे से कवर कर लें तो 40 मार्क्स तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे जो स्टूडेंट पास करना चाह रहे हैं. तो 10 मार्क्स, बाकी MCQs वगैरह में कोई कंफर्म नहीं है. अच्छा, सेकंड थिंग, जो पास करना चाह रहे हैं, एक तो वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो कैलकुलेशन के CRQs हैं, वो अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इशू होगा, क्योंकि CRQs सिमिलर ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं है. तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें. सेकंड थिंग कि जो ये कंफर्म एरियाज़ हैं इस पर टाइम दें, और बाकी कोई कोर्स भी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उस पर थोड़ा सा फोकस करें, तो पास तो इंशाल्लाह आपका इजीली हो जाएगा पेपर. अच्छा,
एक जो पोजीशन करना चाह रहे हैं, जो पोजीशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनको स्टेट एक्स भी करें, किट भी करें दोनों, फिर टेक्निकल आर्टिकल जैसे सर ने भी मेंशन किए वो रीड करें। उसके बाद मॉक्स लाजमी अटैम्प्ट करें, ACCA के मॉक्स, और सर BBB के मॉक्स ऑफ़र करते हैं वो भी आप अटैम्प्ट करें। और कोई एक नोट्स अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे, स्मार्ट नोट्स, वो भी आप रीड करें। तो ये अगर पोजीशन हासिल करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं कॉमन सबको बता दूं कि जो भी अभी स्टडी करना है तो किस तरह करें कि अभी आप साथ साथ स्टडी टेक्स्ट से जो भी टॉपिक्स आपका होता जा रहा है वो रिवाइज करते रहें, और उसको CRQs भी जो हैं वो साथ साथ करते रहें कैप्लान से, और MCQs भी करते रहें। BBB किट के जो MCQs हैं वो आप लोग लास्ट में अटैम्प्ट करिएगा। ये आप लोग यहाँ से आपकी स्टडी टेक्स्ट हो जाएगी और कैप्लान की किट कंप्लीट हो जाएगी। जब एंड के डेज होंगे उसमें आप BBB किट करिएगा, और उसके साथ जो है एक कोई अच्छे नोट्स जो हैं उससे आप रिवाइज़ करिएगा। उससे आपके जो MCQs की रिवीजन है वो हो जाएगी। जैसे अभी मैंने मेंशन किया स्मार्ट नोट्स अपलोड करते हैं तो आप लोग उससे रिवाइज़ कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो डेज़ बचेंगे लास्ट के 10 डेज़, उसमें आपने जितने भी पास्ट एग्ज़ाम्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ACCA पोर्टल पे हैं, और जो भी मॉक्स वगैरह हैं, BBB मॉक्स सर भी देते हैं, ACCA के पोर्टल पे ही मॉक्स हैं, वो आपने लाजमी सारे अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, लास्ट डे जो मैंने चीज़ करी थी कि मुझे नॉलेज बेस रिक्वायरमेंट में कोई इशू नहीं हो पेपर में, वो मैं आपको भी बताता हूँ। मैंने रीड किया था कि एक डिविडेंड पॉलिसी इस कैप्लान की स्टेट एक्ट से, दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये मैंने कैप्लान की स्टेट एक्ट से रीड किया था। और जो कैप्लान किट है उसके हर सेक्शन के CRQs की नॉलेज बेस रिक्वायरमेंट का आंसर, 3 हर टॉपिक्स के पास्ट एग्ज़ाम के आंसर नॉलेज बेस रिक्वायरमेंट के मैंने रीड करे थे। और तो इससे ये हुआ कि जो उसमें CRQs जो आए थे उसमें मुझे नॉलेज बेस रिक्वायरमेंट में लिखने में इशू नहीं हुआ। और सेकंड थिंग, आपने लास्ट डे जो रिवाइज़ करना है वो BBB स्टडी टेक्स्ट से फर्स्ट 2 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, ये आप रिवाइज करके ही जाएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल है और प्योर थ्योरी है, तो ये आपको एग्ज़ाम में इसके MCQs भी आते हैं, तो उसमें आपको इशू नहीं हो। बहुत शुक्रिया अली, टेकिंग आउट योर टाइम फॉर द स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा, एंड देयर विल बी so many takeaways from this session. In the end, to end the session, मैं कुछ suggestions आपके सामने रखूँगा। पहली बात जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि F9 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़ी गलतियाँ लेके नहीं डूबती, छोटी गलतियाँ लेके डूबती हैं। सो डोंट वरी अबाउट बिग मिस्टेक्स, क्योंकि बिग मिस्टेक्स नॉर्मली लोग इस पेपर में नहीं करते, बट जो छोटी मिस्टेक्स हैं वो इसमें इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पेपर है, और वो जो छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनका जो कंपाउंड इफेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। और इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, अगर आप अपने आसपास लोगों को जानते हो जिन्होंने ये पेपर दिए कि फेल किया हो, तो आप उनसे मार्क्स कभी पूछेगा तो यू विल हियर दैट दे हैव फेल्ड फ्रॉम 45 to 50, मतलब 45 से 49 के बीच में उनके मार्क्स आए होंगे, और उसी में उन्होंने फेल किया होगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मेकिंग सो मैनी स्मॉल मिस्टेक्स, और उसकी वजह से फेल होता है। सो लुक फॉर दो स्मॉल मिस्टेक्स एंड ट्राई टू ग्रैब, है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको याद रखें ताकि आप मार्क्स सिक्योर कर सकें। दूसरा, एक चीज़ जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, नेवर एवर लीव योर स्टडीज़ फॉर 11th आवर, क्योंकि जब आप आखिरी वक्त के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ते हो ना, तो आप उस वक्त फिर गैस वर्क करना शुरू कर देते हो, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा। तो उधर आप क्या करते हो, फिर आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है, आप चीज़ें छोड़ के चले जाते हो, और ज़ाहिर है जब आप छोड़ के गए हो तो इसका मतलब यू हैव थ्रोन द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द एग्जामिनर। अब आपने अपने आप को उसके रहमो करम पे छोड़ दिया, और ज़ाहिर है उसके अंदर रहम बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी पास नहीं करना चाहता, वो आपको टेस्ट करना चाहता है, पास हो जाओ या फेल हो जाओ। सो डोंट लीव योर सेल्फ ऑन द गेस वर्क। सो और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस। आप अपना पूरा सिलेबस कवर करें। यस, प्लानिंग करते वक्त हम सबको एक जितना टाइम नहीं देते। स्ट्रेंथ्स जो आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको इतना पढ़ें कि वो आपकी स्ट्रेंथ रहे आखिर तक, और वीक एरियाज को ज़्यादा टाइम दें सो दैट आप उनको कन्वर्ट कर सको इनटू स्ट्रेंथ्स। सो ये था सेशन। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स कमिंग अहेड। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।